जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्लांस एकेडमी पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जो यूपी में एग्जाम्स हुआ है 19 दिसंबर को, जेल वार्डर फायरमैन का, और उसकी सेकंड शिफ्ट का हम जो है कि सॉल्यूशन करेंगे। मेरे पास सेट सी है और सबसे पहले मैं हिंदी का सॉल्यूशन करूंगा 1 से लेकर 37 क्वेश्चन तक। और जिन बच्चों के पास अगर ये पेपर नहीं है या जिन्होंने पेपर नहीं दिया है फिर भी वो तैयारी आगे की कर रहे हैं, वो भी देखना चाह रहे हो, तो पीडीएफ का लिंक जो है कि हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप पीडीएफ निकाल के आप इसको देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं सेकंड शिफ्ट का इस समय करा रहा हूँ। फर्स्ट शिफ्ट का हमारे चैनल के माध्यम से संपूर्ण एनालिसिस, पूरा कंप्लीट एनालिसिस कर दिया गया है, जिसमें हिंदी और जनरल नॉलेज का पेपर मैंने सॉल्व कराया है, मैथ के पेपर को, रीजनिंग के पेपर को राज सर ने सॉल्व कराया है। उसकी भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अदरवाइज आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, यूपी जेल वार्डन पेपर करके एक प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ से आप जो है कि जाके विजिट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन भी दूंगा और साथ ही साथ ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि भविष्य में इनसे संबंधित कहाँ कहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे इस पेपर में जो स्टूडेंट पेपर दे के आए होंगे उन्होंने ये देखा होगा कि बेसिक भी पूछा जा रहा है, फैक्ट के साथ करंट अपडेट होने के साथ साथ उनको बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए, तो उसकी भी पूरी डिटेल से नॉलेज होनी चाहिए। आइए शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। हम हिंदी का सॉल्व कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा क्या नहीं, इसके बारे में पूरा डिटेल से हम चर्चा करेंगे। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान कब प्रदान किया गया है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका आंसर तो हो जाएगा दोस्तों बी वाला आंसर हो जाएगा इसका। लेकिन अब हम आते हैं कि क्यों बी हुआ और क्यों नहीं होने चाहिए थे, बाकी इनके पूरे बारे में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से हमारा ये उद्देश्य है कि केवल फर्स्ट का, सेकेंड का, थर्ड का इस तरीके से आंसर नहीं बताना है, उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी देना है और साथ ही साथ ये बताना है कि इसका आंसर कैसे एलिमिनेट भी किया जाएगा। तो जहाँ जहाँ डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होगी या एक्सप्लेनेशन की, वहाँ हम पर्याप्त रूप से एक्सप्लेनेशन करेंगे और जहाँ नहीं ज़रूरत होगी वहाँ हम स्किप करते हुए चले जाएंगे आंसर बता के। तो देखिए इसमें तो हमने देख लिया कि 1989 से लेके 90, ये इसका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें कह रहा है कि त्रिलोचन शास्त्री को दिया गया। लेकिन इसमें 3 ऑप्शन और दिए हुए हैं, तो हम इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। जैसे पहला ऑप्शन दिया है 87 से 88, अर्थात 1987 से 88 में जो दिया गया था वो दिया गया था विष्णु प्रभाकर को। किसको दिया गया था दोस्तों? तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ट्रेंड बता रहा है कि जब आपसे एग्जाम में 89 और 90 का पूछ सकता है तो ये भी एक श्योरिटी बन सकती है कि 87 और 88 में किसको मिला था, ये भी एग्जाम से पूछा जा सकता है। तो आप लोग क्या करेंगे, केवल इसका आंसर करके आगे निकल जाएंगे। और हमारे द्वारा क्या किया जा रहा है कि इसको भी बताया जा रहा है, ताकि भविष्य में आपसे अगर फिर कभी पूछा जाए तो आपके पास जानकारी होनी चाहिए। और दूसरा एक ऑप्शन दिया हुआ है 91 से 92, तो मैं आपको बता दूं कि इस समय कोई सलाहकार सम्मान नहीं दिया गया था, और 93 से 94 में भी कोई सलाहकार सम्मान नहीं दिया गया था। तो ऑप्शन में 2 ऑप्शन आपके क्या मिलते हैं, सलाहकार सम्मान से 89 से 90 में जो दिया गया है त्रिलोचन शास्त्री को, और 87 से 88 विष्णु प्रभाकर को दिया गया है। साथ ही साथ आपको याद रखना चाहिए 2018 से 19 जो वर्तमान का है, जो दिया कब गया है, 2020 में दिया गया है, और ये किसको मिला है ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये सामान्यतः दिया गया है विश्वनाथ त्रिपाठी जी को। किसको दिया गया दोस्तों? विश्वनाथ त्रिपाठी को। अब जैसे अभी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, यूपी टेट के एग्जाम की डेट आने वाली है और फॉर्म भी आने वाले हैं, सी टेट की डेट है, और साथ ही साथ यूपी में भी बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं। तो उनके ध्यान में रखते हुए कि यूपी के एग्जाम्स में अगर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको करंट का भी पता होना चाहिए और उसके आसपास का भी पता होना चाहिए जो एग्जाम में पूछा गया है। तो ये तो था पहला क्वेश्चन, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको 3 जानकारियाँ यहाँ से कलेक्ट की गई होंगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है। देखिए ऑप्शन में जो बताया जा रहा है उसमें एक कीवर्ड्स है, वो कीवर्ड्स क्या कह रहा है कि कहीं ना कहीं भाषा के बारे में बात कर रहा है। तो मैंने पहली वीडियो में भी बताया था अपने, यानी कि जो पहली शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें भी आपको इन्फॉर्म किया था, एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, और हम यहाँ पर भी इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कलेक्ट कर लेते हैं कि ताकि फिर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपका गलत ना हो। देखिए राजभाषा की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान के भाग 17 में किसका जिक्र किया गया है? राजभाषा का जिक्र किया गया है। अनुसूची की अगर हम बात करें कि किस अनुसूची में जिक्र किया गया है, तो अनुसूची 8 में जिक्र किया गया है, जिसके अंतर्गत 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे
कि 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। सिंधी भाषा को जोड़ा गया है और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे 92 में जो है कि एक संविधान संशोधन किया गया था, 92वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा जो है कि आपकी 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली। तो आपने क्या देखा, अभी मैं क्वेश्चन पे नहीं आया हूं क्योंकि क्वेश्चन में तो साफ साफ आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में किस प्रकार की भाषा का जिक्र है, लेकिन भाषा के आते ही मैंने कुछ पॉइंट्स बता दिए। भाग 17 में राजभाषा का जिक्र है, अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का जिक्र है, जिसमें 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी और 92वें संविधान संशोधन के द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को जोड़ा गया है। आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसके अंतर्गत इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में। अब जैसे यूपी की जो विधानमंडल है, जिसका जो है कि सचिवालय कहाँ है, लखनऊ में है, तो वहाँ पे हिंदी को भी प्रयोग किया जाता है, लखनऊ को अंग्रेजी को भी प्रयोग किया जाता है। तो इसके संबंध में ये पूरी जानकारी पूछी जा रही थी प्रश्न में। तो पहले का भी बी और दूसरे का भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। मैंने फर्स्ट शिफ्ट का जब हिंदी का पेपर सॉल्व कराया था तो उसमें भी एक क्वेश्चन आया था और जहाँ पे अकर्मक और सकर्मक के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी, और थोड़ा सा मैं यहाँ भी एक्सप्लेन कर दूँ ताकि जो बच्चे इस पेपर को दिए हों या नए हों वो भी समझ सकें। देखिए पहले मैं बात करता हूँ अकर्मक की, जो आपके प्रश्न में पूछा जा रहा है, फिर हम बात करेंगे सकर्मक की। अकर्मक में क्या होता है, कर्ता क्रिया परंतु क्या, कर्म रहित, यानी किसी भी प्रकार का कर्म नहीं होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ आपको कर्ता भी दिखेगा, क्रिया भी दिखेगी और कोई कर्म भी होगा। यहाँ मैं पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज़ों को बताऊंगा। देखिए अकर्मक क्रिया की पहचान क्या होगी, जहाँ पे कर्ता के द्वारा कोई क्रिया की जा रही होगी लेकिन कोई कर्म नहीं हो रहा होगा। और सकर्मक में क्या होता है, कर्ता के द्वारा कोई क्रिया की जा रही होगी और वहाँ कर्म भी हो रहा होगा। अब इसमें पूछ रहा है कि अकर्मक क्रिया का प्रयोग कहाँ हुआ है। पहला ऑप्शन कह रहा है सोता हूँ, दूसरे में कह रहा है पाता हूँ, तीसरे में कह रहा है पीटने की बात, और चौथे में कह रहा है खाई की बात। अर्थात कह रहा है कि मैं सोता हूँ। भाई अब यहाँ पे बताइए, मैं सोता हूँ, एक क्रिया हो रही है लेकिन कोई कर्म नहीं हो रहा है। अब आप कहेंगे सर सोना भी तो कोई कर्म हो रहा है, नहीं, यहाँ पे क्रिया हो रही है, सोना, जाना, ये सारी चीज़ें। लेकिन फिर कहता है कि मैं पाता हूँ, तो मैं आपसे पूछूंगा भाई क्या पा रहे हो, कुछ तो पाया होगा आपने, फल पाया होगा, चाबी पाई होगी, घर पाया होगा, रिजल्ट पाया होगा, तो यहाँ पे कर्म भी हो रहा है। तीसरा देखिए पीटा, उसने पीटा, भाई किसको पीटा, जानवर को पीटा, इंसान को पीटा, टीचर ने किसी को मारा, तो यहाँ पे कोई ना कोई क्या है, एक हिडन है जो कर्म है। खाई, चौथे की अगर बात कहें कि उसने खाई, मैं आपसे पूछूंगा क्या खाई, उसने किसी से मिठाई खाई या कोई चीज़ प्राप्त करके खाई या गाली खाई, जो भी चीज़ें हैं। तो आप देखेंगे लास्ट के 3 ऑप्शन जो है उसमें जो है कि कर्म नहीं हो रहा है, कर्म हो रहा है लेकिन यहाँ पे कहीं सो नहीं किया जा रहा है। और जबकि मैं सोता हूँ इसमें कोई कर्म नहीं दिख रहा है, इसीलिए हम क्या मानेंगे इसको, अकर्मक, कि कर्ता भी है और क्रिया भी है लेकिन कोई कर्म नहीं हो रहा है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। थर्ड का क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 4th वाला, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। माँ की बहन को क्या कहा जाता है। सामान्यतः आपकी जो माता जी होंगी, जब अभी कभी आप बात करते होंगे या जो भी है, तो माँ की बहन के लिए क्या कहते होंगे कि भाई ये तो मेरी मौसी है, यानी छोटी माँ या बड़ी माँ भी उनको एक तरीके से कह दिया जाता है सामान्यतः माँ की बहन को। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा आपका 4 का बी, इसमें कुछ नहीं समझाना, ये हर घर में, सामान्यतः हर घर में ये रिश्ते मिलते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में। अगला है रस से भरा। अब इस क्वेश्चन पे फोकस करिएगा, 5वें क्वेश्चन में कह रहा है रस से भरा विग्रह का सामासिक पद। ध्यान दीजिएगा, पहले तो मैं सामासिक और समास विग्रह की बात कर लूँ मैं, कि सामासिक क्या होता है। जहाँ पे क्या होता है दोस्तों, पद का लोप हो जाता है। फर्स्ट मीटिंग के पेपर में भी मैंने इसको डिटेल किया था, जिन्होंने फर्स्ट मीटिंग का पेपर देखा होगा उनको पता होगा। और दूसरा एक वर्ड होता है समास विग्रह। इसमें क्या होता है, समास विग्रह की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पद का लोप नहीं होता है।
पद का लोप नहीं होता है। जैसे इसका अगर मैं एक ऑप्शन निकालता हूं फर्स्ट पेपर की मीटिंग वाले फर्स्ट मीटिंग के हिसाब से, तो वहां लिखा हुआ था नगर प्रवेश, और अगर मैं इसी का समास विग्रह निकाल दूं तो मैं क्या कहूंगा, नगर में प्रवेश। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो वर्ड आ रहा है में, का, की, के, ये होता है पद, और अगर मैं इनका लोप कर देता हूं तो नगर प्रवेश हो जाता है, और जब पद का लोप होता है तो उसको हम सामासिक कहते हैं, अर्थात नगर प्रवेश हो जाएगा आपका सामासिक, और जब हम इसको अलग अलग करके तोड़ के पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं समास विग्रह, यानी पदों का लोप नहीं होता है। तो नगर में प्रवेश। अब आप क्वेश्चन पे आएंगे और आप देखेंगे रस से भरा, यानी कि रस से भरा, अगर मैं लिख दूं यहां पे रस से भरा। अब जरा मुझे बताइए, ये तो समास विग्रह है, हमें करना है सामासिक, यानी पद का लोप करना है। तो आप इस पद का जब लोप कर देंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, तो वो बचेगा रस भरा। अब यहां पे कुछ बच्चों ने रसीली भी लगा दिया होगा। ध्यान देना, रसीली एक विशेषता बता रहा है कि ये आम बहुत रसीला है या ये बहुत रस से भरा हुआ है, एक विशेषता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 का डी। यानी अब आप समझ गए कि सामासिक का मतलब होता है जहां पे पद का लोप कर दिया जाता है इस तरीके के पदों का, और समास विग्रह का मतलब होता है इस तरीके के पदों को जोड़ दिया जाता है, यानी लोप नहीं होता है। तो रस से भरा ये एक समास विग्रह है, और जैसे मैं इस पद का लोप कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, रस भरा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुदायवाचक विशेषण की बात कर रहा है। आइए हम इसकी भी बात कर लेते हैं। अगर मैं आपकी बात करूं कि संख्यावाचक विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। मैं यहाँ पे पूरा विशेषण नहीं पढ़ाऊंगा अभी, बस आपको एक बेसिक जानकारी देता हूँ कि संख्यावाचक विशेषण कैसे होते हैं। देखिए, आपने जब हिंदी पढ़ी होगी, जाहिर सी बात है जब इसकी तैयारी कर रहे होंगे तो वहाँ एक संख्यावाचक विशेषण पढ़ा होगा जो कितने प्रकार का होता है। सामान्यतः ये होते हैं 4 प्रकार का। एक होता है गणनावाचक, ठीक है, गणनावाचक विशेषण, और दूसरा होता है क्रमवाचक, तीसरा होता है आवृत्तिवाचक, और चौथा होता है दोस्तों समूहवाचक, समूहवाचक या समुदायवाचक। और आपका प्रश्न जो है वो इसी ऑप्शन से पूछा जा रहा है, लेकिन मैं तीनों डिटेल कहता हूं चारों तरीके से। देखिए, गणना का मतलब क्या होता है, जैसे हमने कहा कि 1, 2, 10, 12, इस तरीके से गणना की जा रही है कि भाई 1 नंबर, 2 नंबर, 12 नंबर, 50 नंबर, 100 नंबर। तो ये तो हो गया गणनावाचक आपका, यानी संख्या तो इंडिकेट कर रहा है। क्रमवाचक में क्या होता है कि इस व्यक्ति का पहला स्थान है, इस व्यक्ति को दूसरी पोजीशन मिली। जैसे आपके जब रिजल्ट आते थे हाई स्कूल इंटर में तो कहते ना आपका क्या क्रम आया, भाई फर्स्ट डिवीजन आई, यानी पहला स्थान आया, दूसरा स्थान आया, तीसरा आया। तो ये क्रम दिखाता है, पहला, दूसरा, ETC। या सामान्य भाषा में कहें, आप जब कभी रेलवे पे टिकट लेते होगे या ATM पे लाइन लगाते होगे तो कहते होगे ना कि पहले मेरा नंबर था, यानी पहला नंबर मेरा था, दूसरा तुम्हारा था, तीसरा उसका था। तो एक क्रम हो रहा है यहाँ पे कि एक सीक्वेंस लगी हुई है। चौथे की अगर हम बात करें, किसी चीज़ का रिपीटेशन होना, 2-2 बार या 3-3 बार आना, जैसे दूना या दुगना, या इसी को मैं कह दूं दूना, 3 गुना, 4 गुना, यानी एक ही संख्या का रिपीटेशन होना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ये क्या हो रहा है, 2 को 4 बार हमने लिखा या 5 बार लिख दिया, तो ये रिपीटेशन हो रहा है 2 का, यानी आवृत्ति हो रही है बार बार। ठीक है दोस्तों, और आपका जो क्वेश्चन है वो लास्ट वाले से समूहवाचक यानी समुदायवाचक। अब जैसे ऑप्शन में आ जाऊं तो दूना का तो आपने कर दिया कि भाई ये तो आवृत्तिवाचक है, 3 को आपने कह दिया ये तो गणनावाचक है, तो ये 2 तो हट गए। और चारों समूह में क्या होता है, जब जहां पे समूह का बोध होता है, जहां पे 2 या 2 से अधिक लोगों का एक समूह होता है, जैसे 4 लोग, या ऐसे कह दीजिए चारों, दोनों लोगों ने मिठाई खाई, या 5 लोगों को बुलाया गया है। तो ये क्या हो रहा है, एक समूह बता रहा है कि भाई 5 लोग चलिए, 4 लोग चलिए, 3 लोग चलिए, 3 लोग। तो ये एक समूह बता रहा है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन समुदायवाचक विशेषण है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका चारों। ठीक है दोस्तों, और जो पहला ऑप्शन दिया है प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब हो गया एवरीवन, यानी सभी की बात वो कर रहा है, वो कोई समूह की बात नहीं कर रहा है, एक इंडिविजुअल व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है। तो ये हो गया 6 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट चलिए, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है
बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति, इसके लिए क्या वाक्यांश होगा? वाक्यांश को पहले समझिएगा। वाक्यांश की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वाक्यांश का मतलब होता है एक लंबे चौड़े सेंटेंस के लिए एक वर्ड बताना, ठीक है। इसी को हम कह रहे हैं, जैसे कह रहा है बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति, यानी अतिशयोक्ति हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति। जैसे मान लीजिए अतिशयोक्ति, इसको हम तोड़ेंगे अगर हम, तो इसको हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो इसको हम लिखेंगे अतिशय प्लस उक्ति, यानी अतिशयोक्ति, अर्थात किसी चीज़ की अति हो जाना। जैसे होता है ना कि बहुत फेंकते हो लपेट नहीं पाते हो, यानी आप बहुत फेंकते हो, इस तरीके से एक भौकाल बनाना जिसे कहते हैं। तो यहीं पे हो जाएगा अतिशयोक्ति, जब बहुत बढ़ा चढ़ा के आप बातें करते हो। इसमें 2 ऑप्शन और हैं, 3 ऑप्शन। जैसे कह रहा है एक जगह भूमिका। भूमिका में क्या होता है, आपसे सीधे पूछा जाता है कि किसी कार्यक्रम में या किसी सीरीज में या किसी भी फंक्शन में मेरी भूमिका क्या है, मैं क्या क्या काम करूंगा, मुझे क्या क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं, तो वो भूमिका होती है। प्रष्टव्य पूछा गया है, ऑप्शन दिया गया प्रष्टव्य, इसका मतलब हो जाता है पूछने योग्य, अर्थात जो पूछने योग्य है, जो पूछने योग्य है, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्रष्टव्य हो गया। एक ऑप्शन दिया हुआ है आपको दोस्तों अवैतनिक। अब इसको तो आप समझ जाएंगे। अवैतनिक का मतलब जो बिना वेतन के काम करे, जो बिना वेतन लिए काम करे, जो बिना वेतन के काम करे। लेकिन ध्यान देना, मैं यहाँ पे एक चीज़ अलग कर देता हूँ, आप इसको बेगारी मत कह दीजिएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे सर ये तो फिर बेगारी हो गई। बेगारी और अवैतनिक में एक अलग संबंध होता है। यहाँ पे ये गैर कानूनी माना जाता है, जबकि अवैतनिक को आप कानूनी भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं किसी श्रद्धा दिखाना चाहता हूँ या कहीं गुरुद्वारे में कोई काम करना चाहता हूँ, मुझसे अगर वहाँ पे बर्तन मांजने को कहा जाता है, भंडारा खिलाने को कहा जाता है, तो मैं उसके कोई पैसे नहीं लूँगा, अवैतनिक है। लेकिन अगर कोई जो है कि जजमानी व्यवस्था जब थी, महाजनी व्यवस्था, जहाँ पे बंधुआ मजदूरी के रूप में गरीबों के द्वारा क्या होता था, गरीबों को ज़बरदस्ती काम कराया जाता था खेतों में, किसानों में, तो बेगारी होती थी, उनको कोई पैसे नहीं दिया जाते थे, ना खाना दिया जाता था। तो बेगारी और अवैतनिक में संबंध अलग अलग है। तो बिना वेतन के काम करें तो क्या हो जाएगा? अवैतनिक। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी कि आगे अगर इस तरीके के कोई प्रश्न आते हैं तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइए हम 8th क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन, तिरंगा भारत का राष्ट्रीय, यहाँ पे फिर गैप दिया हुआ है, यहाँ राष्ट्रीय लिखा हुआ है। अब बताइए यहाँ पे क्या आएगा? सिंपल सी चीज़ है, तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। कुछ लोगों ने इसको जो है कि चिन्ह भी कर दिया होगा कि तिरंगा भारत का चिन्ह है, लेकिन ऐसा नहीं है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ का आंसर क्या हो गया आपका? 8 का डी हो गया। सॉरी 7 का नहीं बताया, हाँ 7 का भी डी होगा और 8 का भी डी होगा। चलिए 9th क्वेश्चन पे आइए। 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? कब कब पूछ रहा है ये, ध्यान दीजिएगा। 1968 में जो है कि पूछ रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कि साहित्यकार को, तो इसका तो हो जाएगा आपका आंसर सी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो सी है वो सुमित्रा नंदन पंत की बात कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि सुमित्रा नंदन पंत को किसके लिए मिला, यानी कि कोई उपन्यास था या पत्रिका थी या क्या था, तो उनको जो मिला था वो चिदम्बरा नाम की पुस्तक थी। क्या मिला था, किसके लिए? तो आप ये भी नोट कर लीजिएगा, हो सकता है आगे क्वेश्चन में खाली इनकी पुस्तक ही पूछ दे कि किसके लिए मिला, तो चिदम्बरा के लिए मिला था। इसमें 2 ऑप्शन और दिए हुए हैं। जो पहला ऑप्शन दिया है दिनकर साहब का, रामधारी सिंह दिनकर, इनको भी मिला है, और लास्ट में जो अज्ञे साहब हैं उनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ध्यान दीजिएगा, रामधारी सिंह दिनकर को जो मिला है वो मिला हुआ है दोस्तों 1972 में। कब मिला है? 1972 में उर्वशी रचना पर। किस पे मिला? उर्वशी रचना पर मिला। और इनको जो मिला हुआ है 1978 में, 1978 में कितनी नावों में कितनी बार, इनकी जो पत्रिका मतलब पुस्तक है, कितनी नावों में कितनी बार या कितनी बार,
तो यहाँ से देखिए आपने 3 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, एक तो पेपर का और बाकी 3 ऑप्शन से। आपसे पूछा जा रहा है 68 में साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो हमारा आंसर हो जाएगा 68 में सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए मिला था। दूसरा हमने ऑप्शन डील किया दिनकर साहब के लिए, जिनको 72 में उर्वशी के लिए मिला, और फिर अज्ञे साहब को 78 में कितनी नावों में कितनी बार, इसके लिए मिला हुआ है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो 9 का हो जाएगा आपका सी। और 10 से लेकर 14 तक क्वेश्चन में पैराग्राफ दिया हुआ है। मैं पैराग्राफ को यहाँ रीड नहीं करूँगा, डायरेक्ट इसके जो आंसर हमने निकाले हैं पढ़ के उसको मैं केवल बता दूंगा आपको। और जिन दोस्तों के पास पेपर ना हो वो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएँ और वहाँ से PDF डाउनलोड करके भी इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और साथ में वीडियो से आप इसके सॉल्यूशन प्लस एक्सप्लेनेशन दोनों देख सकते हैं। और अगर पहली शिफ्ट का आपको देखना है तो हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जो है कि वीडियो पड़ी हुई है वहाँ से देख लीजिए। देखिए इसका आंसर जो है कि जो 10th क्वेश्चन है कि कौन कल्पना और मानकीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता है। तो 10 का तो हो जाएगा सी दोस्तों। अब यहाँ पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे हम। 11th का है भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा किसने शुरू की, तो 11 का ए पाणिनि, ये पहली ही लाइन में दिया हुआ ये आंसर। 12 क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विद्वान भारोपीय भाषाओं, भारोपीय यानी कि भारत प्लस यूरोप इनको मिक्स करते हुए भारोपीय भाषाओं के संदर्भ में यह मानता है कि आ ई प्रत्यय मूल रूप से स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते हैं। तो 12 का भी हो जाएगा ए ब्रुगमैन। 13 क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विद्वान भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक मानता है, यादृच्छिक मानता है, इसका भी हो जाएगा आपका ब्लूमफील्ड। 13 का डी ब्लूमफील्ड। एंड पैराग्राफ का लास्ट क्वेश्चन है संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण का जो प्रमुख अर्थ आधार होता है वो आपका होता है अर्थ, यानी कि 14 का बी हो गया। और ये लाइन का आंसर लास्ट वाली लाइन में दिया हुआ है पैराग्राफ के। चलिए 15 क्वेश्चन पे आते हैं। नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं। अब यहाँ पे 4 पुस्तकें दी हुई हैं, भाव विलास, ललित ललाम, रस मंजरी, छत्रसाल, शतक। तो इसका तो आंसर हो जाएगा 15 का सी। क्या हो जाएगा, रस मंजरी। लेकिन भाव विलास, ललित ललाम और छत्रसाल, शतक का भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब ये ऑप्शन में दिया हुआ है तो हो सकता है आगे के एग्जाम्स में कभी ये आपके क्वेश्चन के रूप में आ जाए कि ये रचना किसकी है। तो हम तीनों की बात करते हैं। ललित ललाम, और ये बहुत चर्चित पुस्तकें रह चुकी हैं, इसीलिए जो है कि सामान्यतः पेपर में पूछी जाती हैं। छत्रसाल, शतक। अब मैं तीनों पुस्तकों के बारे में बता दूं। जो भाव विलास है वो भाव विलास तो आपको मिल जाएगा, देव की रचना है, देव की ये रचना है, ठीक है। और ललित ललाम की अगर हम बात करें तो ये मतीराम की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों, मतीराम की। और अगर हम बात करें छत्रसाल, शतक, तो ये भूषण की रचना है। किसकी रचना है, भूषण की। और आपसे पूछा जा रहा है नंददास की, तो उसका हो जाएगा रस मंजरी, इसलिए 15 का हो जाएगा सी। 16 क्वेश्चन लिखा हुआ है माल गोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए समास विग्रह और सामासिक दोनों पे जो है कि एक एक क्वेश्चन फर्स्ट मीटिंग में आया था और दोनों पे एक एक क्वेश्चन सेकेंड मीटिंग में भी आ गया है। अब देखिए यहाँ पे लिख रहा है, अगर मैं एक बात पूछूं आपसे, माल से गोदाम, पहला ऑप्शन दिया हुआ है माल से गोदाम, दूसरा दिया है माल बनाने के लिए गोदाम, माल बनाने के लिए गोदाम, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपके लिए माल के लिए गोदाम, माल के लिए गोदाम, और चौथा दिया है आपको माल और गोदाम। और आपको पता है दोस्तों माल और गोदाम, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, समास विग्रह, यानी समास विग्रह में क्या होगा, पद का लोप नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भी पद है, यहाँ भी पद है, यहाँ भी पद है, यहाँ भी पद है, तो आप कहोगे सर ये तो चारों जो है कि हो सकते हैं। लेकिन अगर आप तोड़िए इस शब्द को, शब्द क्या दिया है आपको, माल गोदाम दिया हुआ है, तो जरा आप इसको आप तोड़ेंगे तो क्या माल से गोदाम हो सकता है, ऐसा तो कोई सेंटेंस ही नहीं बनेगा। माल बनाने के लिए गोदाम नहीं, बल्कि माल रखने के लिए गोदाम होता है। माल हमेशा जो प्रोडक्शन होता है वो कारखाने में होता है, न कि गोदाम में। गोदाम में बने हुए प्रोडक्शन को रखा जाता है। तो माल बनाने के लिए गोदाम, ये भी सेंटेंस गलत। माल और गोदाम
कोई संदर्भ नहीं। माल के लिए गोदाम, अब ये कैसा माल हो सकता है, रॉ मटेरियल्स भी हो सकता है या मैन्युफैक्चर्ड बना हुआ प्रोडक्शन भी, तो उसको रखने के लिए हमें गोदाम चाहिए, तो इसलिए माल के लिए गोदाम हो जाएगा, यानी 16 का हो जाएगा सी आंसर। 17 की बात करेंगे, वह छत पर से नीचे को गिरा या छत पर से नीचे को गिर पड़ा। इसमें कह रहा है अनावश्यक प्रसर्गों को हटाकर सही वाक्य छांटे। पहला ऑप्शन देखिए, वह छत पर नीचे को गिर पड़ा, कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है। दूसरा है वह छत से नीचे गिर पड़ा। तीसरा है वह छत से नीचे को गिर पड़ा। चौथा है वह छत पर नीचे गिर पड़ा। अगर मैं बात करूं पहले ऑप्शन की, तो इसमें तो लिखा हुआ है वह छत पर नीचे को गिर पड़ा। अब जरा मुझे ये बताइए, नीचे को, ये तो कोई सेंटेंस बनता नहीं है। हम लोग भी नॉर्मल लाइफ में अगर यूज करते हैं तो ये वर्ड नहीं बोलते हैं कि वह छत पर नीचे को गिर पड़ा। इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत। अगर मैं सी ऑप्शन की बात करूं, वह छत से नीचे को गिर पड़ा, फिर नीचे आया और को भी लग रहा है, यानी ये भी गलत हो जाएगा फिर सेंटेंस। डी की अगर मैं बात करूं, वह छत पर नीचे गिर पड़ा, छत पर नीचे गिर पड़ा या छत से नीचे गिर पड़ा, तो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। अगर हम बी की बात करें, एकदम सही सेंटेंस है कि वह छत से नीचे गिर पड़ा, वह छत से नीचे गिर पड़ा। यही जो है कि सेंटेंस यूज होता है। हम लोग इसको रेगुलर लाइफ में भी कभी कभी यूज कर लेते हैं किसी के गिर जाने पर, तो आप वहां से भी आंसर बना सकते थे। आइए अगला क्वेश्चन है 18। 18 का जो आंसर होगा दोस्तों डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। अब जैसे पेपर में जो है कि लिखा हुआ है पंचों का कहा सिर माथे। पंचों का कहा सिर माथे का मतलब होता है जब पंचायत अपना कोई निर्णय दे देती है तो उस फैसले को मानना पड़ता है, उसके विरोध में नहीं जाते हैं। तो इसका तो हो जाएगा फर्स्ट का पहला ए हो जाएगा। हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं, यानी हमने जिस बिल्ली को पाला है वो हम ही से जो है कि खिसिया रही है या म्याऊं कर रही है। कहने का मतलब हमने जिसकी सहायता की, जिस असहाय को मदद की, वो हम पे ही गुर्रा रहा है या हम पे ही रौब दिखा रहा है। तो इसका हो जाएगा डी कि सहायता करने वाले पर रौब जमाना। फिर कह रहा है सहज पके सो मीठा होगा। कहने का मतलब कि समय से अगर कोई चीज़ पकती है तो मीठी होती है स्वाद में। और बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि ले, यानी बीती बातों को छोड़ दीजिए और आगे भविष्य की सोचिए। तो इस तरीके से जब आप मिलाएंगे तो 18 का डी हो जाएगा। और 19 की बात करें, लोकोक्ति और उनके सही अर्थ। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इसका मतलब दो व्यक्ति थे, गंगा गंगादास गए, जमुना जमुनादास गए। दोनों जो है कि अपने अपने अलग रास्तों पे गए, अर्थात कि सिद्धांतहीन व्यक्ति। इनका कोई अपना सिद्धांत नहीं है, कोई एक थियरी नहीं थी, यानी एक दूसरे के साथ एक रूपता नहीं थी। दूसरा देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हमने आज अपने जीवन में रेगुलर अक्सर हम यूज करते हैं इस सेंटेंस को कि अपनी असफलता पर खींचना। जैसे अगर हम लोगों को कोई असफलता हो रही है, कभी नंबर अच्छे नहीं आते या कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो हम क्या कहते हैं कि सरकार ने धोखा किया या सरकार वैकेंसी नहीं निकालती है या पेपर आउट हो जाता है। वो एक कमी हो सकती है, लेकिन पूरी की पूरी गलती जो है कि उस पर थोप देना ये गलत है। यानी कहीं ना कहीं हमारी मेहनत में कमी रह गई होगी, क्योंकि जब किसी का सिलेक्शन होता है और जब किसी का नहीं होता है, उसके बीच में जो गैप होता है वो एक मेहनत का होता है। आपने मेहनत नहीं की होगी या दूसरे ने मेहनत की, इसीलिए जो है कि वो सफल हुआ और दूसरा असफल। इसका मतलब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसका हो जाएगा अपनी असफलता पर खींचना। का बरखा जब कृषि सूखा है, मतलब बारिश का क्या फ़ायदा जब कृषि सूख गई। कहने का मतलब जब सही समय से अगर आपको मदद नहीं मिली तो उसके बाद आप हेल्प करेंगे तो भी कोई मतलब नहीं। इसका दूसरा भी एक मुहावरा है कि कभी प्यासे को पानी नहीं पिलाया तो बाद अमृत पूछने का क्या फ़ायदा। जब प्यास लगी थी तो पानी नहीं पिलाया और बाद में अमृत पिला के उसे क्या फ़ायदा होगा। चौथा है तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर। सामान्य भाषा में कहें, जितनी इनकम होती है उतना ही आप खर्चा करिए, इनकम से ज़्यादा खर्चा करेंगे तो कहीं ना कहीं कर्ज में डूब जाएंगे। तो इस तरीके से जब आप इसको मिलाएंगे तो 19 का हो जाएगा सी आंसर। चलिए 20 वाला देखते हैं, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। जरा इसको भी देख लेते हैं कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय क्या है, कहाँ पे है ये। देखिए क्वेश्चन आ रहा है हमारा 20 क्वेश्चन। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई है, तो इसका ऑप्शन तो हो जाएगा दोस्तों 20 का डी। बस इतना चीज़ और जान लीजिएगा कि इसकी स्थापना 1 मार्च 1960 को दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी इसकी स्थापना? 1 मार्च 1960 को दिल्ली में हुई थी। आगे देखिए अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करिए। वह देर में सोकर उठता है,
वह देर के साथ सोकर उठता है। देर के साथ यानी कोई दूसरी वस्तु तो नहीं है यहाँ पे, तो बी वाला ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। फिर कह रहा है वह देर तक सोकर उठता है, और डी वाला कह रहा है वह देर को सोकर उठता है, तो डी भी गलत हो गया, बी भी। अब बचता है ए और सी। अगर आप ए को देखिए, वह देर में सोकर उठता है, कभी कभी हम लोग इस वाक्य को प्रयोग भी करते हैं, बहुत देर में सोकर उठता है वो, लेकिन यहाँ पर अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखें तो सी वाला आंसर होगा, वह देर तक सोकर उठता है, व्याकरण की दृष्टि से। अगला देखिए, निम्नलिखित में बहुवचन शब्द है, आपको दिया हुआ है डिबिया, फिर दिया हुआ है हीरा, फिर दिया हुआ है प्याला, और फिर दिया हुआ है समाचार। अब क्वेश्चन अच्छा था, यहाँ पे ऑप्शन भी आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि कौन सा होना चाहिए था। क्वेश्चन अच्छा था, इसमें पूछ रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन या बहुवचन की तरह लगते हैं, लेकिन वो हमेशा बहुवचन में ही रहते हैं। अगर मैं बात करूँ डिबिया की, तो इसका हो जाएगा डिबिया, यानी अगर मैं एक बिंदी लगा दूँ तो प्लूरल हो गया। हीरे का क्या हो सकता है, हीरे भी हो सकता है, या हीरो का व्यापारी है, वह किसका व्यापारी है, वो हीरो का व्यापारी है, इसका मतलब ये प्लूरल हो गया, बहुत सारे हीरे हैं या हीरो का व्यापारी है। प्याले को अगर हम करें तो प्याले, बहुत सारे हमें प्याले मिले हैं, खरीदे हैं, लेकिन समाचार ऑलरेडी हमेशा किस में रहता है, बहुवचन में ही रहता है। अब आप इसका समाचारे या समाचारों नहीं कहते हैं, सामान्यतः कहते हैं कि मैंने समाचार सुना है, आज बहुत सारे समाचार सुने हैं, समाचारे नहीं। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा, 22 का डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। देखिए, जब हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की अगर हम बात करते हैं तो उसको पहचानने के लिए हम या तो उसका अर्थ समझ रहे हों या फिर हम वाक्य में प्रयोग करके देख लें। जैसे पहला दिया है नमक, सब्जी में नमक डाल दिया गया या डाली गई है। अगर हम कहते हैं कि सब्जी में नमक डाला है, यानी क्या हम वर्ड यूज कर रहे हैं, डाला है, सब्जी में नमक डाला है, इसका मतलब पुल्लिंग को इंडिकेट कर रहा है नमक। दूसरा कह रहा है लौंग, और तीसरा है भात, भात पक गया या भात पक गई। हम क्या कहते हैं, भात का मतलब होता है सामान्यतः चावल भी कहते हैं इसको, हम कहते हैं ना कि भात पक गया है या भात पक गई, तो पक गया हम इस वर्ड को यूज करते हैं। तो सेंटेंस में क्या दिख रहा है, पुल्लिंग दिख रहा है। अगला देखिए पनीर, पनीर बन गई या पनीर बन गया, हम क्या कहते हैं कि पनीर की सब्जी बन गई या पनीर बन गया। अगर हम केवल पनीर वर्ड की बात करें तो पनीर खाया जाता है, पनीर खाया जाता है। जैसे ही हम इसके आगे लगा देते हैं कि पनीर की सब्जी, तो ध्यान दीजिएगा हम लिखते हैं पनीर की सब्जी अच्छी थी या खाई गई या खाई जाती है। चलिए अब यहाँ समझिएगा, एक जगह आ रहा है पनीर खाया जाता है, एक जगह आ रहा है पनीर की सब्जी खाई जाती है। तो यहाँ जो स्त्रीलिंग वर्ड आ रहा है वो पनीर की वजह से नहीं बल्कि सब्जी की वजह से आ रहा है, क्योंकि सब्जी स्त्रीलिंग को बोध कराती है। चाहे फिर वो पनीर की सब्जी हो, चाहे आलू की सब्जी हो, चाहे गोभी की सब्जी हो, हम सब्जी के साथ हमेशा स्त्रीलिंग का यूज करते हैं। लेकिन हमसे पेपर में क्या पूछा जा रहा है, केवल पनीर पूछा जा रहा है, तो पनीर खाया जाता है, इसलिए ये भी पुल्लिंग हो गया। और बचता है आपका लौंग। तो आपने पूजा पाठ जब पंडित जी कराते हैं तो क्या कहता है, लौंग भगवान जी को चढ़ाई जाती है, लौंग चढ़ाया नहीं जाता है, लौंग चढ़ाई जाती है, यानी स्त्रीलिंग का बोध कर रही है। और यहाँ पे 23 का आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सारे एक्सप्लेनेशन अच्छे समझ में आ रहे होंगे। निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, बताइए। अब जैसे इसमें ऑप्शन को देखेंगे कि निरंतरता बोधक यानी किसी चीज के काम के लगातार होते रहने की सूचना, कंटिन्यूअस कोई चलना चाहिए। पहला है ऑप्शन दे डालो, यानी एक बार को ये आदेश दिया गया, ये एक ही बार दोगे ना, जैसे कि आप इसे 5 रुपए दे डालो तो एक बार दोगे, बार बार तो 5 रुपए नहीं दोगे। दूसरा है पानी बरसने लगा, यानी इसमें क्या हो रहा है, क्रिया के प्रारंभ होने की सूचना मिल रही है कि पानी बरसने लगा। भाई पहले से तो बरस नहीं था, अब पता नहीं हो सकता बरसने के बाद बंद हो जाए, जो भी है। तीसरा दे रहा है बरसता रहता है, यानी पानी लगातार बरसता रहता है। इसका मतलब इसमें कंटिन्यूअस एक प्रक्रिया दिख रही है। यहाँ पे एक ऑर्डर दिख रहा है कि हमने आदेश दिया, यहाँ पे स्टार्टिंग प्रोसेस दिख रहा है कि अब ये पानी बरसने लगा, यानी स्टार्ट हो गई ये प्रक्रिया। यहाँ ये कंटिन्यूअस है कि बारिश हो रही है लगातार। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का सी। दोस्तों अगला देखिए, पुल्लिंग की बात कर रहे हैं कि गिलहरी, कोयल, खटमल, मक्खी। गिलहरी, कोयल और मक्खी तीनों ही स्त्रीलिंग है, केवल खटमल जो है कि यहाँ पे पुल्लिंग हो जाएगा। तो 25 का हो गया सी। चलिए 26 क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 26 क्वेश्चन,
जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि आपको समझाना चाहिए थोड़ा सा कि किसी आंसर को हम क्यों उत्तर मान रहे हैं और किसी आंसर को क्यों नहीं मान रहे हैं उत्तर, उसके पीछे लॉजिक क्या लगा रहे हैं, तो ये सब चीज़ों से आपकी जो समझने की क्षमता होती है उसको भी जो है कि थोड़ा विकास हो जाता है कि पेपर में किस तरीके से हम किसी चीज़ को समझेंगे। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि दुश्मन ने गोले और तोपों से आक्रमण किया। अगर मैं बात करूं गोले और तोपों से आक्रमण किया, पहले ऑप्शन में यही कहा जा रहा है, मैं कीवर्ड्स उठा रहा हूं सीधे। दूसरा कह रहा है कि दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया, गोलों और तोपों से आक्रमण किया। तीसरा वर्ड कह रहा है कि गोला और तोप से आक्रमण किया, गोला और तोप से आक्रमण किया। और चौथा कह रहा है गोले और तोपे। तो अगर हम बात करें एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करने की, अगर आप खुद से सेंटेंस पढ़ेंगे कि दुश्मन ने गोले और तोपे से आक्रमण किया, गोले तो लग रहा है कि बहुत प्लूरल वचन है, लेकिन तोपे कोई वर्ड नहीं होता, तो डी ऑप्शन मैंने काट दिया। फिर कह रहा है कि दुश्मन ने गोला और तोप से आक्रमण किया। अब बताओ, आक्रमण जैसा वर्ड दिया यानी युद्ध हो रहा है, तो क्या दुश्मन के द्वारा केवल एक गोला या एक तोप आएगा? बहुत सारे गोले होंगे, बहुत सारे तोप होंगी, तो ये भी ऑप्शन कट हो गया। सेंटेंस आप पढ़ेंगे खुद समझ आए कि क्या होना चाहिए था और क्या नहीं होना चाहिए था। आपको कंफ्यूजन होना चाहिए था इन दोनों में। अगर मैं बात करूं गोला, ये क्या है? सिंगुलर वचन है, एक वचन, लेकिन इसका अगर मैं प्लूरल बनाऊंगा तो सामान्यतः हम कहेंगे कि गोले, बहुत सारे गोले हैं, लेकिन जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो गोले नहीं लगाते बल्कि गोलों कहते हैं, अर्थात दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। तो इसका हो जाएगा 26 का बी। दोस्तों आगे देखिए 27 रानी केतकी की कहानी, ये जो है कि 27 का हो जाएगा बी, रानी केतकी की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सैयद इंसा अल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहा जाता है? जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहा जाता है? अब यहां पे दिया हुआ है आपको, इसमें होता है जुड़ाव की बात कर रही है। क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है? जुड़ाव की बात कर रही है कि किससे जुड़ाव होना चाहिए। जैसे कर्म, कर्म तो आपका काम हो गया कि आपने क्या कार्य किया है, भाई उससे तो मतलब नहीं है, क्योंकि कह रहा है कर्ता कोई काम करता, लेकिन किसके द्वारा? मान लीजिए यहाँ पे कोई कर्ता है, मान लीजिए मैं लिख लेता हूँ कि राम ने पेन से पत्र लिखा। अब इस सेंटेंस में आप समझिएगा, राम क्या हो गया? ये तो कर्ता हो गया, और साथ ही साथ कह रहा है कि पेन से, ये ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर आप से पे वर्ड करेंगे तो भाई अगर मैं पेन को भी हटा दूं, ऑब्जेक्ट भी हटा दूं और ये कहूं कि राम ने क्या किया? पत्र लिखा है, लेकिन किससे लिखा? लकड़ी से लिखा, पेन से लिखा, स्याही से लिखा, चाकू से लिखा, किससे? तो पेन से लिखा है, यानी राम का जुड़ाव किससे दिख रहा है? पेन से दिख रहा है। इसका मतलब ये किसको इंडिकेट करेगा? जब आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान वाली चीज़ों को, सारी चीज़ों, तो करण का मतलब होता है से या द्वारा, अर्थात राम ने पेन से या पेन के द्वारा पत्र लिखा, इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन आना चाहिए था करण। तो 28 का हो गया बी ऑप्शन। और 29 को चलेंगे। 29 क्वेश्चन में देखिए अलग अलग चैनल के द्वारा अलग अलग जो है कि इसकी व्याख्या दी जा रही है। मेरा जो मानना है, जो हमने कोशिश की है निकालने की, देखिए इसमें लिखा हुआ है माँ ने बाजार से। इस क्वेश्चन में मुझे उम्मीद है कि काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन अगर सेंटेंस को फॉर्मेट करते हैं अपने परिवार के ऊपर रख के या माता जी को रख के तो शायद बन जाता है। लिखा हुआ है पहला ऑप्शन, जरा पहला ऑप्शन में पूरा बताना चाहूँगा, जलेबियाँ। क्या लिखा हुआ है? जलेबियाँ। बी की बात करेंगे साड़ियाँ, सी की बात करेंगे एक छाता, और डी की बात करेंगे बहुत कुछ। देखिए इस पे बहुत सारे चैनलों ने अलग अलग कुछ बताया, लेकिन मैं भी देखते हैं। देखिए माँ ने बाजार से खरीदे, अगर मैं इसको लगा के देखूं, माँ ने बाजार से जलेबियाँ, जब यहाँ आ रहा है लास्ट में तो ऑलरेडी इसके साथ क्या आना चाहिए था? खरीदी। खरीदे तो नहीं हो सकता, आप खुद बोल के देख लीजिए, माँ ने बाजार से जलेबियाँ खरीदे, कोई सेंटेंस नहीं बनता। यानी बनना चाहिए था माँ ने बाजार से जलेबियाँ खरीदी, लेकिन यहाँ खरीदे है, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत। दूसरा लगा लीजिए, यहाँ भी या है तो वही सेंटेंस होगा, माँ ने बाजार से साड़ियाँ खरीदी,
यही तो आप कहोगे, ये तो कहोगे नहीं कि भाई माँ ने बाजार से साड़ियाँ खरीदे, तो यानी ये भी गलत। अब कह रहा है एक छाता, और एक छाता के साथ हमेशा सिंगुलर होने पे खरीदा वर्ड आएगा कि माँ ने बाजार से एक छाता खरीदा, जबकि यहाँ खरीदे है, तो ये भी गलत। और हम कहेंगे माँ ने बाजार से बहुत कुछ खरीदा। देखिए दो तरीके के सेंटेंस यहाँ पे यूज होते हैं, एक होता है खरीदा और एक होता है खरीदे। अब जैसे आपके पिताजी या माताजी जो भी सामान लेके आती होंगी तो क्या कहते होंगे, माँ ने बाजार से बहुत कुछ खरीदा है आज, और माँ ने बाजार से बहुत कुछ खरीदे हैं। तो दोनों सेंटेंस आएंगे, तो हमें एग्जाम के दृष्टिकोण से ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, तो चौथा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ अब आप इसको समझ गए होंगे कि आखिर मैंने अगर इसका फोर्थ आंसर लगाया तो क्यों, क्योंकि कहीं पे आप लगेगा कि खरीदा होना चाहिए और कहीं लगेगा खरीदे। आप इसको सेंटेंस बनाते होंगे, खुद को अगर बोलते होंगे घर में कि आज मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी या खरीदा, तो यही सेंटेंस आएगा या तो ये आएगा। चलिए 30 क्वेश्चन है, हम बात करते हैं 30 क्वेश्चन की। देखिए तो देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का अगर आंसर है कि कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया है, तो 30 का आंसर आपका हो जाएगा 2005 में जो है कि इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 31 को देखिए, अब जिस आयोग ने ये पेपर कराया है वो इसको क्या करती है। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन गलत है और इसको एलिमिनेट कर देना चाहिए। इसको या तो रॉन्ग करके बाहर कर दिया जाएगा या इक्वल नंबर दे दिया जाएगा सभी को। समझिएगा, इसमें कह रहा है कामदेव का पर्यायवाची पूछ रहा है आपसे। कामदेव का पर्यायवाची, देखिए कामदेव का पर्यायवाची मनोज भी होता है, जो मन में पैदा होता है उसको मनोज कहते हैं, और मनमत भी होता है। क्या होता है, मनमत भी होता है। ये दो ऑप्शन तो आपको दिए हुए हैं, दो और दिया हुआ है। अगर मैं अनंग की बात करूं और निलय की, हाँ ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था पेपर में जो है कि इसमें पेपर ठीक है, बस मेरी गलती हो गई थी, कोई नहीं। देखिए ये क्वेश्चन भी सही है और इसका आंसर होगा निलय। देखिए कामदेव का जो है कि मनोज भी होता है, मनमत भी होता है और अनंग भी होता है। इसको मुझे लगा कि ये अरुण लिखा हुआ है, इसलिए मैंने ऐसा कहा था कि क्वेश्चन गलत हो जाना चाहिए, लेकिन ये अरुण नहीं लिखा हुआ है बल्कि अनंग लिखा हुआ है। तो अनंग, मनोज, मनमत तीनों कामदेव के हैं, लेकिन जो निलय होता है ये घर का जो है कि ऑप्शन होता है, घर का पर्यायवाची। इसलिए आपको 31 का आंसर मिलेगा डी, यानी निलय नहीं होता है। 32 की बात करेंगे, हिंदी अकादमी सलाका सम्मान की पुरस्कार राशि। 32 का हो जाएगा दोस्तों डी, क्योंकि जो सलाका अकादमी है, सलाका सम्मान पुरस्कार, इसमें आपको 5 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं, 5 लाख रुपए, और साथ ही साथ एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। 5 लाख रुपए की धनराशि और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। फिर कह रहा है 33, कौन सी रचना नरोत्तम दास की है, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है 33 का ए सुदामा चरित। एक मिनट, यहाँ पे सीरीज छूट गई है। 33 का हो जाएगा ए सुदामा चरित। और 34 की बात करते हैं, निम्न में से पुष्टि मार्गी भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने की है, तो इसका आंसर हो जाएगा 34 का डी। क्या हो जाएगा 34 का डी हो जाएगा, वल्लभाचार्य, जिन्होंने क्या किया था, एक होती है सगुण भक्ति और एक होती है निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति जो कि कृष्ण से संबंधित है, इनको लेकर वृंदावन मथुरा में जो है कि इनका जो है कि प्रचार हुआ है, और वल्लभाचार्य ने इसी सगुण भक्ति के अंतर्गत कृष्ण का पुष्टि मार्गी जो है कि भक्ति का संप्रदाय स्थापना की। 35 की बात करेंगे, गुणवाचक विशेषण नहीं है। गुणवाचक का मतलब जब किसी चीज़ की हम विशेषता बताते हैं, गुण बताते हैं। जैसे पहला बात लिखा हुआ है ऑप्शन सच्ची बात, यानी सच बोलना, झूठ बोलना, ये क्या होगा, किसी व्यक्ति के गुण बता रहा है कि ये बात सच्ची बोलता है या ये सच्ची बात है। गोल आंखें, आंखें गोल भी होती है, लंबी भी होती हैं, तो ये विशेषता बता रहा है कि उसकी आंखें कितनी सुंदर हैं, कितनी गोल गोल हैं। और गुलाबी रंग, रंग भी क्या है, एक गुलाबी, नीला, पीला, ये भी एक विशेषता है। लेकिन एक ऑप्शन दिया है 35 का बी आंसर होना चाहिए था, मतलब होगा 35 का बी। कह रहा है मनो अनाज। ये मनो अनाज का मतलब क्या होता है, यानी ये गुणवाचक नहीं है बल्कि ये क्या है, संख्यावाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये संख्यावाचक। कैसे हो जाएगा ये संख्यावाचक, मनो का मतलब हो गया कई सारे मन। जैसे अगर मैं बात करूं, एक मन की बात करूं, तो एक मन में 40 किलोग्राम होता है। जैसे मैं कह दूं एक मन गेहूं मैंने खरीदा बाजार से, इसका मतलब मैंने 40 किलोग्राम गेहूं खरीदा है। और ये मनो जो है ये कोई गुण नहीं बताता बल्कि संख्या बता रहा है, अर्थात परिमाण बता रहा है।
क्या बता रहा है? परिमाण। तो परिमाणवाचक भी हम इसको कह सकते हैं कि ये परिमाण बता रहा है कि कितना है ये, लेकिन इसमें कोई गुण नहीं बता रहा है। तो ये हो गया आपका 35 का बी आंसर। और 36 की अगर हम बात करें और 37, दो क्वेश्चन और हैं। उद्यमी कभी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठता। तो सीधी सी बात है, इसमें तो सी मिल जाएगा कि भाई जो बिजनेसमैन व्यक्ति होते हैं, जो इंडस्ट्री चलाते हैं, उनको अगर घाटा भी हो रहा होगा जैसे इस कोरोना के माहौल में, तो भी वो हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे, कुछ ना कुछ वो करते रहेंगे ताकि अपनी इंडस्ट्री को प्रॉफिट दिला सकें। और लास्ट क्वेश्चन है, कोई आया था। इस क्वेश्चन को भी समझ लीजिएगा, बस खत्म ही है। फिर इसके बाद जल्दी ही जनरल साइंस का अर्थात जनरल स्टडीज का जो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है जो 75 तक जाएगा 38 से, उसको मैं थोड़ी देर में जो है कि जल्दी सॉल्व कराता हूँ आप लोगों को, ताकि एक्सप्लेनेशन के आप समझ सकेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन हो सकते थे। देखिए, जब भी कोई कुछ या किसी, ये जब इस तरीके के वर्ड आपको देखने को मिले तो ये सामान्यतः क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं, यानी इसमें कुछ पता नहीं होता, या अनिश्चयवाचक इसको आप कह सकते हो। अनिश्चयवाचक ये जो है कि विशेषता बताते हैं, इसलिए कह रहा है कि ये सर्वनाम भेद कौन सा हो जाएगा? तो 37 का डी हो जाएगा। भाई कोई आया था, हमें नहीं पता कौन आया था, लेकिन कोई ना कोई सर्वनाम जरूर रहा होगा, तो ये अनिश्चय हो गया। या कुछ या किसी, इस तरीके के जो सर्वनाम होते हैं वो अनिश्चयवाचक होते हैं। इसी के साथ आपका हिंदी का पेपर सॉल्व हो जाता है और हम थोड़ी देर में सामान्य ज्ञान अर्थात जनरल अवेयरनेस का लेके आते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा जिन दोस्तों ने पेपर दिया है, और जो केवल पेपर नहीं दिया लेकिन फिर भी तैयारी कर रहे हैं वनडे कॉम्पिटिशन की, यूपी टेट, पुलिस सी और यूपीएसआई वगैरह की, तो PDF डिस्क्रिप्शन लिंक में वहाँ से डाउनलोड करें और वीडियो से सॉल्यूशन देंगे। जय हिंद।